नमस्कार। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आनंद पांडे दिल्ली में मारा गया और आनंद पांडे के मारे जाने के तुरंत बाद ये बताना मैं भूल गया था कि 14 दिसंबर 1997 को आनंद पांडे इनकाउंटर में मारा गया था। बहुत इम्पोर्टेंट साथी था ये शिव प्रकाश शुक्ला का। लेकिन उस समय जिस समय उसने लधानी की किडनैपिंग की थी और उसके बाद हम लोगों के हाथ एनकाउंटर में वो मारा गया था, उस समय वो शिव प्रकाश शुक्ला से अलग हो गया था। और ये बात उसी समय खुली जब ये सब पुरुलिया ड्रॉप वेपन मिला और बाकी सब बातें हुई। उसी समय ये बात खुली कि शिव प्रकाश से वो अलग हो चुका था। आनंद पांडे के मारे जाने के तुरंत बाद शिव प्रकाश शुक्ला ने वो तमाम अखबार वालों को, जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले कि उसको छपास का रोग था, वो अखबारों में उसके बारे में क्या छपा है, गैंग के बारे में क्या छपा है, उसका कितना खौफ है, इसके बारे में वो ज़रूर अपने लोगों से टेलीफोन पे पता किया करता था। उसने कुछ अखबार वालों को टेलीफोन करके ये बताया कि देखिए, मैंने आनंद को मरवा दिया, मुझसे जो धोखा करेगा उसका यही होगा, यही हश्र होगा। मेरे साथ उसने धोखा किया। उस समय उसने अखबार वालों को ये बताया कि मेरी AK-47 लेके भाग गया था। मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने खुद इसलिए नहीं मारा कि वो हमारा साथी था और बहुत कई एक हत्याओं में हमारे साथ रहा था और हम लोगों का बहुत ही दुर्दिन जब हम लोगों के चलते थे, जब बुरे दिन थे, उस समय का हमारा साथी था, इसलिए हमने खुद नहीं मारा। लेकिन उसका हश्र यही हुआ। वो कोशिश ये कर रहा था लोगों में बताने की कि हमसे जो भी बगावत करेगा, हमें जो भी छोड़ेगा, हमसे जो भी दूर जाएगा, उसका ये हश्र मैं करा दूंगा। ये उसके पहले की सोच थी। अनुज की नई एंट्री अब उसके साथ हो गई। एक आदमी उसे चाहिए था। आनंद के मारे जाने के बाद अनुज प्रताप सिंह उसके साथ रहने लगा। सुधीर त्रिपाठी पहले से ही था। सुधीर, अनुज और शिव प्रकाश। लेकिन भीतर से शिव प्रकाश बहुत डर गया था। वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित था कि आखिर आनंद तक पुलिस पहुंची कैसे, किसने मुखबिरी की। क्योंकि वो ये बात कभी भी उसकी गले के नीचे नहीं उतरती थी कि हमारे पास तो मोबाइल फ़ोन है, पुलिस वाले तो तार में कटिया लगा के फ़ोन सुनते हैं, हमारा फ़ोन कोई सुन नहीं सकता है, हम कहाँ हैं ये कोई जान नहीं सकता है, मेरे बारे में किसी की हिम्मत नहीं है कुछ बताने की, तो आखिर ये मुखबिरी की किसने। वो हमेशा ये मानता था कि सूचना देने वाले कोई न कोई आसपास के लोग होंगे, जिसकी वजह से पुलिस वहाँ तक पहुँच गई। आपस में बातचीत करते समय भी वो यही कहता था कि ये पता लगाना ज़रूरी है कि पुलिस वहाँ तक पहुँची कैसे। कुछ दिनों तक वो नेपाल में रहा। नेपाल से फिर वापस आया, ये तीनों वापस आ गए और फिर इन तीनों ने ये डिसाइड किया कि हमें फिर एक बार से अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। हमें दादा से एक AK-47 और लेनी है और पैसों की ज़रूरत है। हमें अपना ठिकाना अब कहीं बनवाना पड़ेगा नेपाल में। नेपाल में लोगों से उसने बात की कि कोई वहाँ पर दूर में विराटनगर उसको बहुत पसंद था। विराटनगर के पास कहीं कोई उसे घर या होटल, वो होटल बहुत प्रेफर करता था कि अगर होटल में रहेंगे तो पुलिस जब भी दबिश देने आएगी पता लग जाएगा। उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि हम लोगों के लिए एक सेफ़ जगह, क्योंकि पुलिस ने गोरखपुर में भी दबाव बना दिया था और पुलिस ने लखनऊ में भी पूरा दबाव बना दिया था। पुलिस मोकामा तक पहुंच गई थी। उसकी पिस्टल और गाड़ी पुलिस ने रिकवर कर ली थी। तो उसको ये लग रहा था कि धीरे धीरे पुलिस हमारे नज़दीक तक आ रही है, इसलिए हमें अपने आप को बचाने के लिए कहीं न कहीं जाना पड़ेगा। इसी बीच सरकार पर दबाव बढ़ रहा था, पुलिस पर दबाव बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर थे उस समय हम लोग। कुछ हो नहीं पा रहा था। हालांकि ये बड़ी कामयाबी थी कि आनंद मारा गया था, लेकिन कुछ सुनने को तैयार नहीं थे अधिकारी भी और सरकार में भी जो लोग बैठे हुए थे। हम लोगों की एक अलग यूनिट बना दी गई थी। अभी तक ऑफिस हम लोगों को नहीं मिल पाया था। ढूंढते ढूंढते एक विज्ञानपुरी में एक मकान, विज्ञानपुरी पूरा पुलिस वालों की कॉलोनी थी। बहुत पहले
एसटीएफ की स्थापना के भी 20-25 साल पहले वहाँ पर बहुत ढेर सारे पुलिस के अधिकारी रहते थे। जेकेपी सिंह साहब का बगल वाला मकान था और एक आईजी बरेली पहले थे, रोड एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया था। एसपी सिंह साहब एसएसपी लखनऊ भी बहुत लंबे समय रहे हैं। लक्ष्मण प्रसाद साहब का वही मकान था। श्री राम अरुण साहब का हमारे एसडीजी हैं, उनका भी वही मकान था। उसी में एक डिप्टी एसपी थे जो रिटायर हो गए थे एफएसएल महानगर से, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी महानगर से रिटायर हुए थे। उनका भी मकान विज्ञानपुरी में ही था। वो पंजाब के रहने वाले थे लेकिन उनका परिवार यहाँ नहीं रहता था। रिटायरमेंट के बाद वो वहीं रहते थे और ये बताया गया कि एफएसएल के सामने ही किसी दुकान पे बैठने वाली किसी महिला से उनके संबंध हो गए थे, जिसके कारण उनके बच्चों ने भी वहाँ आना छोड़ दिया था और वो उसी मकान में रहते थे। एक दिन मकान के ही बाथरूम में 6-7 दिन बाद जब बॉडी उनकी सड़ने लगी, आसपास दुर्गंध होने लगी, तो पुलिस वालों ने मिलकर इत्तला की और वहाँ से उनकी बॉडी रिकवर की गई। तब से उनका मकान बंद था, काफ़ी उसमें सामान भी था। एक दिन श्री राम अरुण साहब ने, मैं सीओ महानगर था, उन्होंने फ़ोन किया कि भाई ये पुलिस वालों का मकान, इसमें पता नहीं कौन बाहर का आदमी आके इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कराने की कोशिश कर रहा है। खैर हम लोग वहाँ मौके पे गए, उसने कुछ कागज़ पत्तर फर्जी टाइप के दिखाए, एक मुकदमा कायम किया गया, उस मकान में ताला बंद किया गया। एसडीएम थे उस समय हम लोगों के वहाँ चचा जैदी के नाम से लखनऊ का आज से कम 15 साल पहले, अब तो स्वर्गीय हो गए, चचा जैदी के नाम से सभी परिचित हैं। रिटायरमेंट के बाद भी 15 साल तक वो एसडीएम रहे। शहर में 26 जनवरी की परेड की पूरी व्यवस्था, मुहर्रम में जितनी ड्यूटियां लगती थीं, जितनी जुलूस, वो उनके सब मुहजवानी याद थे। सब उनको चचा कहते थे और बहुत उनका आदर और सम्मान था पूरे जनपद में। इसीलिए अलग अलग सरकारों में भी वो रिटायर होने के बाद भी उनके पास गाड़ी, वायरलेस, ये सब कुछ था। पता नहीं मानदेय से वो चल रहे थे या उनका सर्विस का एक्सटेंशन हुआ था, ये बहुत डिटेल की जानकारी नहीं है। रहने वाले जौनपुर के थे और बहुत ही मेहनती आदमी थे, इस उम्र में बहुत मेहनत करते थे। वही एसडीएम थे उस समय महानगर के, ACM 6। उनको एक रिपोर्ट दी गई कि साहब ऐसे ऐसे ये पुलिस वालों का मकान, इसमें पता नहीं कौन कब्जा कर रहा है। जो कागज़ पत्र दिखा रहा था उसके खिलाफ 420 का एक मुकदमा भी लिख दिया गया था। तो इसको आप 145 करके हम लोगों की सुपुर्दगी में दे दीजिए। चचा जैदी ने अपना किसी को भेज भाज के वहाँ और उसकी नवैयत का पता किया, सब लोगों से पता किया, पता लगा सब पूरी कॉलोनी में सब डीजी रैंक के अधिकारी उस समय जो थे वो सब रहते थे, सब ने बताया। तो तुरंत उसमें एक आदेश हो गया कि 145 में ये पुलिस वालों के सुपुर्द कर दिया जाए। तो उस समय तो मैं सीओ महानगर भी नहीं था, मैं एसटीएफ का नाम नहीं था, लेकिन एक अलग यूनिट बन गई थी जिसमें मैं, सत्येंद्र वीर सिंह साहब, अरुण कुमार साहब, ये सब लोग आ गए थे। जाके वहाँ हम तीनों लोगों ने ये देखा, वहाँ बंद मकान में बहुत दिनों से कभी कोई साफ़ सफाई नहीं, ऊंची ऊंची झाड़ियाँ हो गई थीं। अजय राज शर्मा साहब के पास हम लोग पहुँचे कि साहब अब तो कोई मकान दे नहीं रहा है, इस तरह का एक मकान है पुलिस वालों का ही। लीगली हम लोगों ने 145 में उसकी सुपुर्दगी ले ली, क्योंकि पीछे का दरवाज़ा उसका कटा हुआ था, उसमें सामान सब चोरी हो गए थे, सामान पूरे घर में बिखरा पड़ा हुआ था। जो उसमें बड़े बड़े बक्से रखे हुए थे, सबके ताले टूटे हुए थे। सबका ऐसा लगता था कि पिछले कई महीने से लोग उसमें थोड़ा थोड़ा करके सामान पीछे की तरफ से ले जा रहे हैं। अजय राज शर्मा साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैं तुमको अपनी तरफ से 50,000 रुपये देता हूँ, उसकी साफ़ सफाई करो, काम शुरू करो। क्योंकि उस समय उसका नोटिफिकेशन हो गया था। नोटिफिकेशन सिर्फ 6 महीने के लिए हुआ था कि 6 महीने की ये यूनिट बनाई जाती है शिव प्रकाश शुक्ला के आतंक को समाप्त करने के लिए। और उसके और बताया कि आर्म्स की तस्करी में और इनामी लोगों में 4-6 उसके और जो एजेंडा बिन थे कि क्या क्या काम करेगी ये यूनिट। और उसी में ये तय किया गया कि इसका नाम स्पेशल टास्क फोर्स होगा। उसको साफ़ सफाई उसकी की गई। हमारे ओपी त्रिपाठी और मालवी जी जो 2 इंस्पेक्टर थे, चूँकि वो पहले लखनऊ रह चुके थे, उन्होंने आसपास मज़दूरों को बुला के, बिजली वाले को बुला के, पुताई वाले को बुला के 3-4 दिन में उसको रेडी कर दिया गया। ये तय हुआ कि 4 मई को इसका उद्घाटन करेंगे और अपने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब भी करेंगे। शाम को मैं उनको लेने गया, आए, एक पंडित जी भी वहीं बगल से लाए गए कि भाई इसमें इसका नारियल वारियल तोड़ के विधिवत इसका उद्घाटन कर दें। हम लोग बहुत ही विशेष प्रयोजन के लिए
इस मकान का इस्तेमाल करने वाले हैं। वहाँ आए। श्री अजय राज शर्मा के बारे में जो जानते होंगे, बहुत ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाले आदमी हैं, और जब तक वो उत्तर प्रदेश में रहे, काडर से बाहर नहीं गए, जैसे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रहे, डीजी बीएसएफ रहे, जब तक वो उत्तर प्रदेश में रहे, उत्तर प्रदेश आईपीएस की क्रिकेट टीम के कप्तान रहे। शरीर जरूर उनकी भारी थी, स्थूल थी बहुत शरीर, लेकिन फील्ड में जिन जिन ने उनको क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा, बहुत ही स्फूर्ति उनके अंदर थी, हृदय से भी बहुत साफ थे, बहुत ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी उनके अंदर थी। वो बुलाए गए। अब उस समय कुछ नहीं था हमारे पास, एक गद्दा चद्दर टेंट हाउस से आया था, एक कुर्सी आई थी, पंडित जी के लिए थोड़ा जो भी उन्होंने बताया, पूजा का सामान, मिठाई उठाई सब लाई गई। और उस समय अजय राज शर्मा साहब को बैठने में कुछ तकलीफ़ हो रही थी, वही जजमान थे, कुर्सी पे बिठाया गया और विधिवत उसका उद्घाटन किया गया। एक कमरा ही बिल्कुल साफ़ सुथरा था उसमें सब लोग जाके बैठे, बैठने की जगह भी नहीं थी। ओपी त्रिपाठी ने पास में किसी टेंट हाउस से मेज और कुर्सी किराए पर वो ले आए ताकि हम लोग सब लोग बैठ सकें। सबसे पहली ज़रूरत वहाँ पर टेलीफोन की थी, उसके बाद एक स्टेनो की थी, उसके बाद फिर एक कंप्यूटर की थी। अरुण कुमार साहब ने जिद करके एक टेलीफोन, वहीं एफएसएल महानगर का एक टेलीफोन जो बहुत दिन से कटा हुआ था, वहीं से उसका ट्रांसफ़र करा के, और एक टेलीफोन लैंडलाइन का लग गया। उनके साथ एक स्टेनो कहीं पोस्टेड था, शायद बरेली में जब वो एसएसपी थे तब पोस्टेड था, शमीम। वो लखनऊ में उसके परिवार वाले रहते थे, कैसे उनके उसको ले आए, वो उनका स्टेनो हो गया। और ये हुआ कि कंप्यूटर का भी होना एक ज़रूरी है, क्योंकि उस समय हम लोगों ने उनको ये बताया था कि साहब हम जब उषा और एसआर के सीडीआर लेने जाते हैं तो एक एक मोबाइल का सीडीआर 600 800 पन्ने का होता है। वहाँ लोग ये कहते हैं साहब हमारी स्टेशनरी इसमें बर्बाद होती है, हम इसका पैसा चार्ज नहीं कर सकते, आप वो ले लें, कंप्यूटर ले लें कोई, हम मेल से ट्रांसफ़र कर दिया करें तो आपको उसमें एनालाइज़ करने में भी, एक्सेल शीट में एनालाइज़ करने में भी आसानी रहेगी। ऐसे आप मैनुअल एनालिसिस करते हैं, इसमें बहुत दिक्कत होती है। लेकिन दिक्कत ये थी कि कंप्यूटर हम में से कोई नहीं जानता था, ना अरुण कुमार साहब जानते थे, ना सत्येंद्र सिंह साहब जानते थे, ना हम लोग जानते थे। कंप्यूटर को देख के भागते थे हम लोग कि पता नहीं क्या वस्तु है ये। वो ज़माना ही ऐसा था। आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि 98, 97, 98 में कंप्यूटर के बारे में कोई जानता नहीं था। और मैं जब सीओ हज़रतगंज था तो उस समय पहला कंप्यूटर में इंटरनेट की लाइन डीआईजी रेंज साहब, कश्मीर सिंह साहब थे, उनके यहाँ ली गई थी, और उसी में वो तमाम जो इंटरनेट में जो चीज़ें देखी जाती हैं वो देखा जाने लगा। उसका पहला बिल आया 20,000 रुपये। 20,000 रुपये कश्मीर सिंह साहब ने कहा कि मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, 20,000 कैसे आ गया। फिर किसी ने पुलिस में तो तुरंत राय देने के लिए और तत्काल अपने सिर से बोझ उतारने के लिए, उनका साहब किसी ने चोरी किया होगा। बोले ये टेलीफोन कैसे, बोले साहब किसी ने कटिया लगा के चोरी किया है तभी ये इतना बिल आया है, बिल कैसे आने, इतना बिल आने का कोई मतलब नहीं है। उस समय इंटरनेट की चोरी का 379 का मुकदमा हज़रतगंज में कायम कराया था उनके स्टाफ अफसर ने। मतलब उस समय आईटी एक्ट भी नहीं आया था, या आया था तो उस समय चलन में नहीं था। तो इस तरह से हम लोगों ने उस समय अपना काम शुरू किया। धीरे धीरे 10, 15, 20 दिन में, उस समय उत्तरांचल भी उत्तर प्रदेश में था, हरिद्वार का कुंभ ख़त्म हुआ था, तो जो यूपी पुलिस ने अपनी गाड़ियाँ खरीदी थी उनमें एक एम्बेसडर थी, एक जीप थी, इस तरह की गाड़ियाँ थीं, 2 जीपें थीं, वो बाकी सब वहाँ संबद्ध की गई थी। ये जो खरीदी गई थी वहाँ पर वो वापस आई और डीजी साहब ने वो कहा कि ये एसटीएफ में एसटीएफ के लोग इस्तेमाल करेंगे। तो चलने फिरने के लिए 2-4 गाड़ियाँ हो गई। कुल 16-17 आदमी अब तक उसमें आ पाए, कोई आने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे हम लोगों ने काम शुरू किया, लेकिन इसी बीच में एक बड़ी घटना हो गई। 26 मई को, 4 मई को हम लोगों ने काम शुरू किया। 10-15 दिन वहाँ एडजस्ट होने में लगा, कैसे कौन आएगा, कौन कहाँ बैठेगा, सब खाली थी, सब में किराए की कुर्सियाँ मेज़ लगी हुई थी। डीजी ऑफिस में भी और एसएसपी लखनऊ साहब के स्तर से भी कोई बहुत मदद नहीं मिल रही थी। बिल्कुल जैसे हम लोग तिरस्कृत लोग थे कि निकाले गए लोग हैं, कि देखते हैं ये क्या करते हैं, ये लोग बड़े बहादुर हैं, ये शिव प्रकाश का क्या उखाड़ लेते हैं। और भांति भांति की खबरें छपने लगीं कि एसटीएफ सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। बड़ी बड़ी खबरें छपीं। ये भी एक बड़े अखबार में फ्रंट पेज पे छपी कि जितना जिला पुलिस का रिजेक्टेड माल था
उसको इकट्ठा करके पुलिस ने एसटीएफ बनाई है, क्योंकि दबाव बहुत था। शिव प्रकाश अपराध पे अपराध किए जा रहा था और बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही थी। ऐसे में एक यूनिट बनाई गई। कल्याण सिंह जी ने ये यूनिट बनाई, बुला के समझाया अजय राज शर्मा साहब को। अजय राज शर्मा साहब को दोबारा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इसीलिए बनाया गया कि भाई एक यूनिट खड़ी करिए जो कि सिर्फ इसी पर काम करेगी, दूसरा कोई काम नहीं करेगी। तो 26 मई 98 को शहर के मेडिकल के सबसे बड़े व्यवसायी के रस्तोगी, कुणाल कमल कृष्ण रस्तोगी उनका पूरा नाम था, बड़ा उनका रुतबा था, बड़ा उनका बहुत अच्छा बड़ा कद था उनका समाज में। वो रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक में खुद और कुणाल रस्तोगी अपने बेटे के साथ बोटेनिकल गार्डन जाया करते थे। गोखले मार्ग पे उनका आवास था। रोज़ की तरह उस दिन भी उसकी बैकग्राउंड ये थी कि आनंद के मारे जाने के बाद शिव प्रकाश ने ये तय किया कि अब हमें पहले पैसा इकट्ठा करना है, बाद में ये सब काम बाद में, अपने वर्चस्व के लिए जिन जिन लोगों को रास्ते से हटाना है ये काम बाद में करेंगे, पहले हम पैसा इकट्ठा कर लें। पैसा इकट्ठा करने की श्रेणी में उसने जितने लोगों की कुंडली निकलवा रखी थी या जिन लोगों की कुंडली नए सिरे से निकाली जानी थी, अपने उन लड़कों को जो कुंडली निकालने का काम करते थे उनको एक्टिवेट किया, उनसे सबसे उनकी सूचनाएं मंगाई। इसी कड़ी में उन्होंने के रस्तोगी को भी फ़ोन किया। शिव प्रकाश ने फ़ोन किया कि तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है और तुम हमें पैसा दे दो, नहीं हम तुम्हें मार देंगे। और जो उसकी ट्रिक होती है कि आज तुम सुबह इतने बजे निकले थे, इस गाड़ी में थे, तुम्हारा लड़का साथ में था, इस तरह की बातें। लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि के रस्तोगी पर इसका बहुत असर नहीं पड़ा। पैसे के लिए परेशान था ये, क्योंकि नया मेंबर उनके पास आ गया था। पहले उसको भी, अनुज को भी उन्होंने टेस्ट किया 1-2 जगह ले जाके कि ऐसा ना हो ये कहीं से प्लांट कराया हो, क्योंकि अब वो हर आदमी को शक की दृष्टि से देखता था। उसको भी ये पता लग गया कि सत्यव्रत राय, भूवर राय, राजन तिवारी, इन लोगों ने मिल के हमारा नहीं साथ दिया आनंद पांडे का। राजेश्वर प्रधान, इन लोगों ने वहाँ उसके लिए एक जिन की व्यवस्था कराई, एक मोटरसाइकिल की व्यवस्था कराई। सब इन लोगों ने जाके उसको इस्टेब्लिश कराया, उसकी फैमिली को ले जाके वहाँ दिल्ली में रुकवाया। तो अब वो हर आदमी को शक की निगाह से देखने लगा कि कहीं ये आनंद का आदमी तो नहीं है। लेकिन अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत थी। एक दिन उसकी के रस्तोगी से कहासुनी हो गई। के रस्तोगी ने कहा कि मैं 1 नया पैसा नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। अब हम मार्केट में हमारे पैरेलल बहुत ढेर सारी दवा की एजेंसीज आ गई हैं और बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर आ गए हैं। वो ज़माना था जब हम अकेले, सोलोमन एंड सोलोमन हमारी कंपनी थी, अकेले हम पूरे प्रदेश में बल्कि नॉर्थ इंडिया में दवा का सप्लाई का काम करते थे। सवेरे सवेरे उसने सुधीर को और अनुज को कहा कि आज कुछ भी हो, आज इसको उठा के ले चलेंगे, पैसे वाला बहुत है। जिसने इसकी कुंडली निकाली थी उसने बताया था कि इसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसे हैं, और अगर ये उठ जाए या इसका लड़का उठ जाए तो ये आराम से 1 करोड़ रुपए दे देंगे। जैसे ही वो अपने घर से निकले हैं, बाहर की तरफ इन्होंने गाड़ा लगा रखा था, गाड़ी को ओवरटेक कर लिया और अपनी मारुति 800 से उसने रोकने की कोशिश की। गाड़ी चला रहे थे के रस्तोगी, उन्होंने सफ़ेद मारुति में टक्कर मार दी। टक्कर मारने से उसके ड्राइविंग करने वाले हिस्से की तरफ का जो दरवाज़ा है वो लॉक हो गया। उधर से वो लोग उतरे। शिव प्रकाश ने के रस्तोगी को तुरंत 4-5 गोलियां उनकी खोपड़ी में मार दी। और कुणाल को इतना देखते ही, कुणाल उनके साथ था, कुणाल जब तक कि समझ पाता उसको खींच के अपनी गाड़ी में बिठा लिया। कुणाल को लेके वो वहाँ से सीधे इंदिरा नगर गया। इंदिरा नगर में एक उपाध्याय जी हैं जो कानपुर में चमड़े के बड़े व्यवसायी हैं, उनका मकान था। उन्होंने अपने मकान को किराए पर उठाने के लिए स्थानीय अखबारों में एक विज्ञापन सा दिया था और अनुज ने वो विज्ञापन देख के उनसे बात किया था। टेलीफोन से बातचीत के दरमियान उनका साहब हम फैमिली वालों को देंगे, हम किसी और दूसरे को देंगे नहीं। उनका साहब हम पहले हम लोग मकान लेने के लिए आए हैं और हमारी भाभी और भैया ये लोग गोरखपुर से आएंगे और बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं और वो लोग आ जाएंगे जुलाई अगस्त में।
तभी महिलाएं रहेंगी, तब तक हम लोग लेके उसका सामान वामान, उसमें सामान सब था, कोई चीज़ उसमें बेडरूम में बेड था, किचन का सारा सामान था, बाकी सब चीज़ें थी। वहाँ इसने भीतर गाड़ी खड़ी की, गाड़ी पे कवर लगाया और कुणाल को ले गए भीतर 2 दिन तक। अब चूँकि उनके घर में कुणाल की पत्नी थी, माताजी थी, और सब करता धरता के रस्तोगी थे, उनको मार दिया, उनका देहांत हो गया। इस घटना को लेकर बहुत हल्ला हुआ। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री हो गए थे और जो अपराध के प्रति उनका नज़रिया है वो लोग जानते थे। और फिर वही होता है जो रोज़ अखबारों में निकलना, रोज़ तमाशा होना, रोज़ अखबारों में निकलना, रोज़ तमाशा होना, बहुत दिक्कत हो रही थी। इसको देख के राजीव रतन शाह साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम थे, उन्होंने फिर से मीटिंग बुलाई और कहा भाई इसको लग के अब करिए, बहुत हो गया, अब ये बिल्कुल अनबियरेबल हो रहा है। इधर के रस्तोगी के मारे जाने के बाद से व्यापार मंडल के जितने लोग थे वो धरना प्रदर्शन, पत्रक, दुनिया भर की बातें जो होती हैं वो होने लगी। और उस समय सदाकांत साहब डीएम थे, तो उन्हें ये अनाउंस करना पड़ा कि साहब जिन जिन व्यापारियों के लाइसेंस, आर्म्स के लाइसेंस पेंडिंग हैं, हम उनकी प्रोसेस तेज कराएंगे। फिर ये भी कहा गया कि हम 15 जुलाई 98 से जो व्यापारी अपनी आत्मरक्षा के लिए, जिनके पास लाइसेंसी बंदूक है, वो पुलिस लाइन में उनको गोली चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। आप इससे अंदाज़ लगा लें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ को ये पब्लिकली कहना पड़ा कि भाई आप अपने नाम अपना आवेदन कर दीजिए, हम आपको ट्रेनिंग देंगे कैसे आत्मरक्षार्थ आप अपना। इस कदर व्यापारियों में डर समा गया। एक तो ऐसा डर था जो कोई बता नहीं रहा था, ये फ़ोन कर कर के लोगों से पैसे वसूल रहा था, और एक दूसरा जो सामने दिखाई दे रहा था के रस्तोगी मारे जा चुके थे और कुणाल को किडनैपिंग हो गई थी, हफ्तों बीत गए थे, उसका कोई पता नहीं लग रहा था, लोग कोई बताने वाला नहीं था कि कुणाल इस समय कहाँ है और कब तक आएगा। कुणाल की शादी भी एक बहुत बड़े ज्वेलर के घर में हुई थी। उसकी पत्नी जो कानपुर के जो सबसे बड़े ज्वेलर हैं उनके उस परिवार से संबंधित थी। फिर धीरे धीरे फ़ोन पे कांटेक्ट करना शुरू किया इसने, और वही 2 करोड़ रुपए दीजिए। जानकारी सब उसके पास थी कि ये उसकी पत्नी से, उसके ससुर से कहिए पैसा दे। जिस तरह से भी तंग किया जा सकता है, जिस तरह से भी परेशान किया जा सकता है, वो पैसों के लिए परेशान उनको कर रहा था। इसी बीच में कुणाल उपाध्याय जी के यहाँ उस मकान में आराम से रह रहा था, अगल बगल किसी को पता नहीं। वहाँ अपने गोरखपुर से 2 लड़कों को और बुला के उनको उनके पास छोड़ दिया था। सुबह शाम उसको खाना खिलाना, उसे जो कपड़े उपड़े की ज़रूरत पड़ती थी वो स्थानीय बाज़ार से ही लोग कपड़ा ला के दे देते थे। बीच बीच में कुणाल बहुत दुखी होता था, रोता भी था, लेकिन उससे बात नहीं कराते थे उसकी पत्नी से, या उसकी बुआ थी, उनके घर में बुआ फूफा रहते थे जो पड़ोस में कहीं रहते हैं या शहर में कहीं रहते थे, लेकिन वो ज़्यादा उस परिवार के करीब थे। तो हम लोग भी जब जाते थे, हम या एसएसपी साहब सब लोग जाते थे, तो उस समय वो वही उनके फूफा जी और बुआ ही बात किया करती थी। इसी बीच में श्री प्रकाश को मोकामा से फ़ोन आया कि आप तुरंत मोकामा चले आइए, दादा ने याद किया है और बहुत ज़रूरी काम है और बहुत अर्जेंट भी है। इस तरह से श्री प्रकाश ने बताया कि अभी हम काम में लगे हुए हैं, एक टेंडर हमारे पास है, अभी हमारे पास ही है। ये कहा गया कि नहीं, आप आ जाइए, टेंडर जब आपके पास है तो कभी भी उसका पैसा मिल जाएगा, लोगों के पास छोड़ दीजिए, आप तुरंत चले आइए। और श्री प्रकाश वहाँ चला गया। हम लोग कुणाल के चक्कर में जाने कहाँ कहाँ फिरते रहे। लोकेशन भी उसकी बिहार की आई। फिर से एक बार हम सारे लोग बिहार की तैयारी करने लगे कि हम लोग वहाँ चल के पता करते हैं। जब यहाँ नहीं पता लग रहा है तो वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से कुणाल का पता नहीं लग रहा था कहाँ है, जीवित है कि नहीं जीवित है। घर वाले
घर वालों को इस कदर उसने टेलीफ़ोन करके परेशान कर दिया था, इतना धमका दिया था और ये बता दिया था कि किसका क्या हश्र हुआ, और उसको और भी धमकाने की ज़रूरत नहीं, बोले देख तुमको पता ही लग गया होगा कैसे के रस्तोगी मारे गए थे। चूँकि कुणाल अकेला बेटा था उस परिवार का और कोई इसकी बहन नहीं थी, कोई भाई नहीं था, इसलिए सारे लोग, इसके ससुराल वाले भी और इसके जानने वाले भी, वहाँ की जो कम्युनिटी थी वो कोशिश ये कर रही थी कि इसका कोई नुकसान ना हो, इसको जो कुछ भी लेना हो ले ले। बीच में अचानक कुछ दिन के लिए फिर फ़ोन आना बंद हो गया, क्योंकि श्री प्रकाश वहाँ से चला गया था मोकामा के लिए। श्री प्रकाश, अनुज और सुधीर, ये तीनों मोकामा चले गए थे। मोकामा ये किस पर्पज़ से बुलाया गया था, कौन सी ऐसी अर्जेंसी थी, वहाँ जाके इन लोगों ने क्या किया, आज समय काफ़ी हो गया है, वो हम आपको बताएंगे अगले अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद।